स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा टॉपिक व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज समझने से पहले एक मरतबा फिर मैं आपको थोड़ा सा क्लू दे दूं किरचॉफ सेकंड रूल का, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज का टॉपिक किरचॉफ सेकंड रूल के ऊपर ही बेस करता है। तो लेट्स ड्रॉ डायग्राम कि हम जल्दी जल्दी उस डायग्राम को सॉल्व करें और फ़ौरन व्हीटस्टोन ब्रिज पे शिफ्ट हों। सो हमारे पास एक सर्किट है, लेट्स से उसमें एक रेजिस्टेंस है R1, एक उसमें बैटरी हमने कनेक्ट कर रखी है, कोई उसका पोटेंशियल E1 है, रेजिस्टेंस R1। फिर इससे नेक्स्ट मूव करें तो यहाँ पर हमने एक बैटरी लगा रखी, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ कहीं पर कोई रेजिस्टेंस है हमारे पास R2, ठीक है। और नेक्स्ट चलें तो यहाँ पर फिर हमने अटैच कर रखी है एक बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारे पास बैटरी E2, ये यहाँ पर पोटेंशियल E3 की बैटरी है। और यहाँ पर कोई और रेजिस्टेंस अटैच कर दें R1 के बाद R2 और अब ये R3, और यूँ इस सर्किट को हम कर देते हैं कंप्लीट। अब हम इस सर्किट के लिए देखते हैं जी गॉसेस लॉ के मुताबिक इक्वेशन क्या होगी। अगर मैं गॉसेस कह रहा हूँ, किरचॉफ रूल्स के मुताबिक देखें तो किरचॉफ रूल्स के मुताबिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ A से B, फिर वहाँ से C और फिर D और फिर वापस A पे। तो मतलब मैं जो लूप कंसिडर कर रहा हूँ दैट इज़ A B C D A। और इस सर्किट में जो करंट है वो करंट की वैल्यू है I एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको हम सॉल्व कुछ यूँ करेंगे। सबसे पहले रेजिस्टेंस पे हमेशा पोटेंशियल ड्रॉप करता है, और यहाँ पर अगर पोटेंशियल ड्रॉप हो I1 IR1 बिकॉज पोटेंशियल V इज़ इक्वल्स टू IR। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो चूँकि ये ड्रॉप कर रहा है तो माइनस IR1। नेक्स्ट उसके आगे एक बैटरी अटैच है, बैटरी के छोटे टर्मिनल से लो पोटेंशियल से एंटर हो रहे हैं, हाई पोटेंशियल से एमिट होंगे, तो ऑब्वियसली देयर विल बी एन इंक्रीज इन द पोटेंशियल। और पोटेंशियल में जो इंक्रीज है वो बैटरी बता रही है कि वैल्यू उसकी दैट इज़ E1। देन एक दूसरी बैटरी है जिसको हमने ऑपोजिट लगाया है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट बैटरी कि हाई पोटेंशियल से आप एंटर हो रहे हैं, लो पोटेंशियल से एमिट हैं, तो नेगेटिव E2। फिर वहाँ से हम मूव किए B से C की तरफ, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस है और हमें पता है रेजिस्टेंस पे हमेशा पोटेंशियल ड्रॉप करता है, सो माइनस IR2। वहाँ से C और C से D की तरफ जाएं तो दरमियान में एक बैटरी लगी है, आप लोअर टर्मिनल से एंटर हो रहे हैं, हायर टर्मिनल से एमिट हो रहे हैं, सो देयर विल बी अ गेन इन पोटेंशियल E3। और फिर D से वापस A पे तो दरमियान में रेजिस्टेंस R3, सो इट विल बी माइनस IR3 विच इज़ इक्वल टू 0। और यही रूल है किरचॉफ का सेकंड कि सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल्स इन अ क्लोज सर्किट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0, कि क्लोज सर्किट के अंदर तमाम तर पोटेंशियल्स का सम 0 होता है। अगर हम इन सब को ऐड करें दैन इट विल बी इक्वल टू 0। सो इसी चीज़ को बेस बनाते हुए हमने अगला अपना सेटअप बनाना है व्हीटस्टोन ब्रिज का। और व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है असल में, एक हमारा डिज़ाइन किया हुआ सर्किट है जिसकी मदद से हम एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। सो वो सर्किट किस तरह का है, लेट्स ड्रॉ इट एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व, कि उसे देखते हैं कि वो किस तरह से वर्क करता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज सबसे अहम चीज़ इसमें फिर वही डायग्राम बनाते वक्त कोशिश करें नीट एंड क्लीन, साफ सुथरी डायग्राम हो, ताकि आपके मार्क्स मिलने के जो चांसेस हैं वो हमेशा ब्राइट रहें। सो मैं इसको ड्रॉ करते वक्त डिफरेंट टेक्निक यूज़ कर सकता हूँ, आपके पास कॉपी स्केल सब कुछ अवेलेबल है, और जस्ट बिलो योर हैंड्स उसको आप लोगों ने ड्रॉ करना है। और बोर्ड पे एज़ कम्पेयर टू दैट इतना आसान टास्क नहीं होता इन चीज़ों को ड्रॉ करने का। सो मैंने कुछ इस तरह का एक बेसिक स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ कर लिया है, मैं इसी के अकॉर्डिंग आगे बनाने की कोशिश करूँगा। ये मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज का बेसिक स्ट्रक्चर।
और इसके बाद बनाने के बाद बेशक आप चाहें तो दरमियान वाली लाइंस को इनको रिमूव कर दें। एक बेसिक लेआउट रेडी हो चुका है कि यूं करके एक आपने क्यूब ड्रॉ करना है। उसके बाद इन दोनों के दरमियान में यहाँ पर भी एक वायर है, ठीक होगा, ये बेसिक फ्रेम होगा। अब इसके अंदर आप लोगों ने लगानी होती हैं 4 रेजिस्टेंसेस। यहाँ पर रेजिस्टेंस हम लगाते हैं R1, यहाँ पर हमारी रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू आवर बुक यहाँ पर रेजिस्टेंस है R2। इट डजेंट मैटर कि आप रेजिस्टेंस कहाँ पर प्लेस कर रहे हैं, R1 R2, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ से पड़ता है कि आपके आंसर्स ठीक होने चाहिए। यहाँ कहीं पर इस साइड पर रेजिस्टेंस बुक के अकॉर्डिंग है R3 और यहाँ पर इस साइड के अलॉन्ग यहाँ पर रेजिस्टेंस है R4। और इस सर्किट को हमने मज़ीद आगे जॉइन कर रखा है एक और सर्किट के साथ, मतलब एक वायर की मदद से, और यहाँ पर उसकी थर्ड उसका पोर्शन है और यहीं पर हमने लगा रखी है असल में बैटरी। और इस बैटरी का जो पोटेंशियल है यहाँ पर पॉजिटिव और इस एंड पे नेगेटिव। होगा क्या, बैटरी से करंट पास होगा, स्टार्ट होगा और ये सर्किट में फ्लो करेगा। अब यहाँ पर हमने ड्रॉ कर रखा है स्विच, ये हमारा स्विच को जैसे ही आप ऑन करेंगे तो सर्किट में करंट फ्लो करेगा। इससे पहले हम सर्किट में करंट फ्लो करवाएं, हमारे सर्किट का आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हम यहाँ पर यूज़ करते हैं गैल्वेनोमीटर, और ये है जी गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की नीडल में डिफ्लेक्शन हमें शो करेगी सर्किट में करंट है, और हमने अब जो करंट के लूप्स बना लिए हैं वो लूप्स कितने हैं, तो यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ A, इसको नाम दे देते हैं B, ये C, ये पॉइंट D। अब यहाँ पर अगर देखें तो करंट के टोटल 3 लूप्स हैं। पहला लूप है A, B, D, A। सो फर्स्ट लूप इज़ A, B, D, A। दूसरा लूप है B, C, D एंड A। अब इस चीज़ को सॉल्व करते वक्त आपने अपनी डायग्राम को ज़रूर जहन में रखना है, करंट के पाथ को आपने ज़रूर जहन में रखना है कि करंट का पाथ जब आप ड्रॉ करें तो आपने करंट जब इसमें से फ्लो करेगा तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से C से किधर मूव करेगा B, और B से मूव करेगा डाउनवर्ड। तो तब आपने इसको यूँ लिखना होगा C, B, D, C। तो सेकेंड लूप हमारा क्या होगा C, B, D, C। सो करंट की डायरेक्शन को आपने ज़रूर जहन में रखना है। नेक्स्ट इसमें तीसरा लूप है जी A, D, C, A। मतलब इसको अगर आप करंट की डायरेक्शन से करें C, D, A एंड C, ये आपका तीसरा लूप है। और इस थर्ड लूप की हमें ऐसा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम इन 2 लूप्स के साथ डील करेंगे। सबसे पहले हम ड्रॉ करें करंट की डायरेक्शन। तो मैंने बताया करंट C से B और यूँ सर्किट में फ़्लो करेगा, तो यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन होगी वो कुछ यूँ होगी, और यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन होगी वो ऑब्वियसली इसके ओपोजिट, तो वो करंट की डायरेक्शन कुछ यूँ होगी। यहाँ पर हम करंट को नाम दे देते हैं I1 और यहाँ पर हम करंट को नाम दे देते हैं I2, ठीक होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ जहन में रखें, दोनों करंट्स की डायरेक्शन अगर गौर से देखें तो ऑटोमेटिकली एक इन अ सेंस सेम है। कैसे सेम है, ये यहाँ से अगर आप देखें तो ये डायरेक्शन कौन सी बनती है, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर भी ये देखें तो ये कौन सी डायरेक्शन बनती है, एंटी क्लॉकवाइज। अक्सर बच्चे मेरी इस डायग्राम को देखकर कहते हैं नहीं बुक के अकॉर्डिंग नहीं बनी हुई, बुक पे तो दोनों एरोज यूँ लगे हैं, तो आपने यूँ करके क्यों लगाए। करंट की डायरेक्शन बताने के लिए लगाए हैं, जैसे मर्जी लगा लें। आप पूरी रोटेशन देखें एंटी क्लॉकवाइज, पूरी रोटेशन देखें एंटी क्लॉकवाइज। करंट का पाथ ही यही है, यहाँ से करंट फ्लो करेगा इधर, यहाँ से C, B, D और फिर B से जो आगे करंट फ्लो करेगा वो यहाँ से यूँ फ्लो करेगा। तो ये करंट के 2 बिल्कुल पूरे लूप्स बन जाएंगे। एक लूप है जी A, B, D, A, दूसरा है C, B, D, C। अब दोनों लूप्स के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे। सो फर्स्ट हम आ जाते हैं
फॉर लूप ए डी बी ए। ठीक है, अब देखिए मैंने थोड़ी सी इसमें गलती की ना, आपने करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बना लें जी, ए डी बी ए या बी ए, करंट के अकॉर्डिंग चलें बी ए डी बी, बी ए डी बी। सो डजेंट मैटर, जहाँ से मर्जी शुरू कर लें, आंसर ठीक ही आने वाले हैं। और यहाँ पर करंट I1, यहाँ पर करंट I2, और थर्ड जो लूप है यहाँ पर जो करंट चल रहा है नीचे, दैट इज़ I3। तो अब ये बात जहन में रखनी है, R3 में से कितने करंट्स पास कर रहे हैं? दो, एक I1 और एक I3। R4 में से कितने करंट पास कर रहे हैं? दो, एक I2 और एक I3। R2 में से कितने करंट? एक ही है I2, और R1 में से कितने हैं? I1। रही बात इस गिल्वेनोमीटर की, गिल्वेनोमीटर को जब डिज़ाइन किया जाता है तो गिल्वेनोमीटर के अंदर भी एक छोटी सी रेजिस्टेंस होती है, और गिल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस को हम लिखते हैं RG से। द रेजिस्टेंस ऑफ गिल्वेनोमीटर इज़ RG। ये छोटी सी रेजिस्टेंस आपने ज़रूर इसको बीच में काउंट करना है। और अगर हम इसी तरह से चलें तो फॉर लूप बी ए डी बी, आप जहाँ से मर्ज़ी लूप स्टार्ट कर लें, बस डायरेक्शन उसकी एक रखनी है कांस्टेंट, और उसके अलावा फ़र्क नहीं पड़ता। सो अगर मैं B से A की तरफ आऊँ, इसके लिए इक्वेशन क्या लिखी जाएगी? किरचॉफ सेकंड रूल के मुताबिक इट शुड बी इक्वल टू -I1 R1। नेक्स्ट, A से D की तरफ जाते वक्त R3 पोटेंशियल ड्रॉप होगा। हमारा मेजर, हम जिस करंट को डील कर रहे हैं वो कौन सा है? दैट इज़ I1। और दूसरा जो करंट R3 में से गुजर रहा है वो कौन सा है? I3। हमने I1 और I3 इन दोनों में भी पोटेंशियल का ड्रॉप देखना है, लेकिन चूंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, I3 से जो R3 में से गुजर रहा है I1 वो इस डायरेक्शन में है, जबकि I3 ऑपोजिट डायरेक्शन में गुजर रहा है। तो चूंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो इसलिए हम यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाएंगे इन दोनों के दरमियान में, और हम लिखेंगे -I1 -I3 इंटू R3। नेक्स्ट हम पहुँच गए पॉइंट D, और D के बाद हमने कहाँ पर जाना है? B पे। D से B की तरफ दरमियान में RG, और इसमें से कितने करंट पास कर रहे हैं? दो, I1 अपवर्ड, I2 डाउनवर्ड। चूंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक मरतबा फिर से सब्ट्रैक्शन होगी, -I1 -I2। हमने I2 -I1 क्यों नहीं किया? तो उसकी वजह यह है कि हम जिस करंट को लेके चल रहे हैं दैट इज़ I1, तो हम उसे भी कंसिडर करें कि वो ग्रेटर है, इसलिए हमने I1 में से I2 को माइनस किया। I1 -I2 R4 विच इज़ इक्वल, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है गिल्वेनोमीटर की दैट इज़ RG विच इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया? इसको फिर एक दफ़ा देख लें। इसमें हमने यूँ किया कि सबसे पहले हम लोगों ने B से D तक, A तक आए, B से A तक आने में I1 R1 पोटेंशियल का ड्रॉप है, फिर A से D की तरफ I1 -I3 इंटू R3 दूसरा पोटेंशियल ड्रॉप। जब दो करंट्स एट अ टाइम कहीं से पास कर रहे हों, उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो, तो वो सब्ट्रैक्ट होते हैं। बड़ी वाली वैल्यू में से हम छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं। अब अगर हम I1 कंसिडर कर रहे हैं तो I1 को एज ए लार्जर करंट कंसिडर किया जाएगा एज़ कम्पेयर टू I3। सो जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो I1 -I3 इंटू R3, और इसी तरह गिल्वेनोमीटर वाली लाइन में दो करंट्स हैं, एक I2 ऊपर से नीचे और एक I1 नीचे से ऊपर की तरफ। चूंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो हमने यहाँ पर भी माइनस लगाया दरमियान में, और ये नेगेटिव तो आना ही आना है क्योंकि पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। नेक्स्ट, अगर हम लूप नंबर CBDC की जगह लिखें, सो फॉर लूप CBDC, C से B की तरफ -I2 R2 -I2 R2, B से D की तरफ
दरमियान में गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस Rg, दो करंट्स, एक I2 दूसरा I1, I2 में से I1 माइनस हो जाएगा, माइनस I2 माइनस I1 इंटू रेजिस्टेंस इसकी दैट इज Rg। D से C की तरफ दो करंट्स हैं, रेजिस्टेंस R4 में से एक करंट है I2 दूसरा करंट है I3, तो दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। हम जिस करंट को लेके चल रहे हैं दैट इज़ I2, सो I2 माइनस I3 इंटू R4 एंड इट इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमने दोनों लूप्स की लिख ली इक्वेशंस। अब हमने करना क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज में, व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर इन चार रेजिस्टेंसेज में से एक रेजिस्टेंस अननोन होती है, हमने उसी की वैल्यू फाइंड करनी है। जिस तरह मैंने शुरू पे बताया, व्हीटस्टोन ब्रिज इज अ सेटअप व्हिच इज़ यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। और अगर आपने अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए एक कंडीशन है, उसके लिए कंडीशन ये है फॉर दैट पर्पस I1 मस्ट बी इक्वल टू I2। ठीक है कि I1 और I2 को इक्वल होना चाहिए। सो अगर I1 I2 के इक्वल होगा तो यहाँ पर कुछ चेंजेस हो जाएंगी। हम इस इक्वेशन के अंदर I1 को चेंज कर देंगे, इस इक्वेशन के अंदर हम I2 को चेंज कर देंगे। डायग्राम का काम चूंकि ख़त्म हो चुका है तो मैं यहाँ से डायग्राम को कर रहा हूँ रेज। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस बार बार करें क्योंकि अक्सर आप इसमें गलती करते हैं। सो अगर हम I1 और I2 को यहाँ पर पुट करें, I1 इज इक्वल टू I2, तो मतलब मैं I1 की जगह I2 पुट कर रहा हूँ सिंपली। जहाँ जहाँ पर I1 लिखा होगा हम वहाँ पर I2 पुट कर देंगे। सो दिस फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं लिखूँ तो इक्वेशन नंबर 1 कुछ यूँ हो जाएगी, इफ़ I1 इज इक्वल टू I2, तो जहाँ जहाँ पर I2 है वहाँ पर I1 कर दें, या जहाँ कहीं पर I1 है वहाँ पर I2 कर दें, इट डजेंट मैटर। मैं I1 R1 माइनस I1 माइनस I3 इंटू R3 माइनस I1 माइनस I1 इंटू Rg इज इक्वल्स टू 0। मैंने I2 को I1 के इक्वल पुट कर दिया है। और अगर मैं इसे नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करूँ, I1 माइनस I1 इज इक्वल्स टू 0, सो माइनस I1 R1 माइनस I1 माइनस I3 इंटू R3 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस फैक्टर को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूँ, सो इट विल बी रिटन एज माइनस I1 R1 which is equal to I1 minus I3 into R3। इस इक्वेशन को नाम दें थर्ड का और इसको यहीं पर छोड़ दें। नेक्स्ट, अब हमने इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है I1 is equal to I2 by putting in equation number 2, by putting I1 is equals to I2 in equation number 2। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में भी उसी तरह जिस तरह यहाँ पर किया था I2 की जगह I1, अगर हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर भी I2 की जगह I1 पुट कर दें तीनों जगहों पर 1 2 और ये 3, तो इक्वेशन कुछ यूँ हो जाती है माइनस I1, तो इक्वेशन नंबर हमारी 2 कुछ यूँ हो जाएगी माइनस I1 R2 माइनस I1 इंटू Rg माइनस I1 माइनस I3 इंटू R4 विच इज़ इक्वल्स टू 0। हमने I2 की जगह I1 पुट कर लिया। नेक्स्ट I1 माइनस I1 0, और बाकी फैक्टर माइनस I1 R2 माइनस I1 माइनस I3 इंटू R4 विच इज़ इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट हम इस फैक्टर को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। इसको हम अगर दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो I1 R2
इज इक्वल्स टू I1 माइनस I3 इंटू R4। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट अब हमारे पास दो इक्वेशंस हो गई। एक इक्वेशन हमने बनाई 3, एक और इक्वेशन हमने बना ली इक्वेशन नंबर 4। हम इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को साइमल्टेनियसली डिवाइड कर देंगे, और अगर हम एक दूसरे के ऊपर इन दोनों को डिवाइड करें तो कैसी सिचुएशन होगी। तो मैं इसको रेज कर रहा हूँ, होप सो कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें by dividing equation number 3 by equation number 4, by dividing equation number 3 by equation number 4, अगर हम इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 4 से डिवाइड करें तो माइनस I1 R1 माइनस I1 R1 ओवर minus I1 R2 minus I1 R2 which is equal to I1 minus I3 minus minus नहीं है, I1 minus I3 into R3, और डिवीजन में I1 minus I3 into R4 I1 माइनस I3 इंटू R4। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या होगा, बड़ा सिंपल, माइनस माइनस से कैंसिल, I1 से कैंसिल, I1 माइनस I3 I1 माइनस I3, ये दोनों फैक्टर्स भी आपस में कैंसिल। सो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है दैट इज़ R1 ओवर R2 इज इक्वल्स टू R3 ओवर R4। और यहाँ से अगर आपने किसी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करना हो तो उसकी वैल्यू फाइंड करना बड़ी आसान है कि 3 रेजिस्टेंसेस तो आपने सर्किट में वो लगानी है जो नोन है, जिनकी वैल्यू का हमें पता है, और बाकी एक रेजिस्टेंस ऐसी होगी जिसकी वैल्यू का हमें नहीं पता। तो उसको फाइंड करने के लिए उसका फॉर्मूला यहाँ से अलग कर लें। इफ़ R1 इज़ अननोन, इफ़ R1 इज़ अननोन, अगर R1 अननोन है तो तब हम आपका फॉर्मूला R1 के लिए क्या हो जाएगा, R1 विल बी इक्वल टू R2 इंटू R3 ओवर R4। अब ज़्यादातर हमने देखा है नोट्स में कि R4 की वैल्यू फाइंड की जाती है, सो इट डजेंट मैटर, ये बिल्कुल ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आप R1 अननोन है या R2 अननोन है या R3 और R4, क्योंकि बेसिक फॉर्मूला ये है जो भी इनमें से अननोन है आप उसके लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं। अगर मैंने R4 के लिए लिखना होता तो सिंपल मैं R4 को उधर शिफ्ट कर दूं, R1 को यहाँ शिफ्ट कर दूं, देन फॉर R4 इट विल बिकम लाइक R4 इज इक्वल्स टू R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाय R1, सिंपल। तो इस चीज़ में आपने कंफ्यूज नहीं होना कि नोट्स में तो R4 था, बुक में ये था, आपने ये निकाला, डजेंट मैटर। आपने सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ पे फोकस रखना है कि आपको जो वैल्यू अननोन है आपने सिर्फ उसी वैल्यू के लिए सॉल्व करना है, हर वैल्यू के लिए सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का टॉपिक। नेक्स्ट अब यहाँ पर थोड़ा सा टाइम है आज के लेक्चर में, तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमने प्रीवियस पढ़े, और उससे पहले इस टॉपिक को आपने किस तरह से अटेम्प्ट करना। तो सबसे पहली चीज़, व्हीटस्टोन ब्रिज का अगर आपसे टॉपिक पूछा जाए तो सबसे पहले आप डिफ़ाइन करें व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स रूल नंबर 2। इट इज़ अ मेथड, it is an experiment which is used to find the value of an unknown resistance by using the formula R1 is equals to R2 R3 over R4 और R1 over R2 is equal to R3 over R4। ये बेसिक फार्मूला है, और ये R1 अगर अननोन है तो उसके लिए है, और अगर R4 अननोन हो तभी। ये डिफ़ाइन करें। डिफ़ाइन करने के बाद किरचॉफ के सेकंड रूल की चूँकि एप्लीकेशन है तो आप यहाँ पर हेडिंग दें प्रिंसिपल
It works on the principle of Kirchhoff's second rule, which states that sum of all the potential changes in a closed circuit is always equal to 0. Then आप व्हीटस्टोन ब्रिज की डायग्राम ड्रॉ करें। व्हीटस्टोन की डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आप उस डायग्राम को एक्सप्लेन करें कि आपने किस तरह से R1, R2, R3 और R4 को एडजस्ट किया। फिर उनके दरमियान में आपने एक गिल्वेनोमीटर लगा रखा है, वो गिल्वेनोमीटर किस तरह से वर्क कर रहा है और उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, उसको एक्सप्लेन करें। फिर आप उस की लूप्स को मेंशन करें कि ये 2 लूप्स हैं जिनको हम सॉल्व कर रहे थे, BADB एंड CBDC। उसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि आप A पहले लिखें या बाद में लिखें। नेक्स्ट चीज़ इसमें आपने क्या लिखनी है, दोनों लूप्स के लिए इक्वेशन, फिर आप पूरा प्रूफ लिखें। डायग्राम जब आपने बीच में ड्रॉ करनी है तो नीट एंड क्लीन डायग्राम मैंने बोर्ड के साइड पे बनाई। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें यहाँ पर पूरा लिखना होता है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हों, अक्सर देखा है कि ये आपकी शीट है, यहाँ पर कहीं पर आपने एक साइड पे मार्जिन ड्रॉ किया और बच्चे किसी कॉर्नर में यहाँ पर घुसा के डायग्राम बना रहे होते हैं। ये कौन सा तरीका? याद रखिएगा, बोर्ड में आपने जो डायग्राम ड्रॉ करनी है, याद रखिएगा पेज के सेंटर में, यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करनी है, पेज के बिल्कुल सेंटर में। कुछ बच्चे पेज शुरू होते साथ ही यहाँ पर बना लेते हैं, कुछ यहाँ नीचे। नो, बेहतर तरीका यही है कि आप पेज के सेंटर में उसको ड्रॉ करें। जितनी प्रोमिनेंट डायग्राम होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, यहाँ पे करंट, इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे सर्किट डायग्राम्स आपके लिए मस्ट हैं। अगर सर्किट डायग्राम प्रॉपर नहीं होगी तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले पूरे, क्योंकि फिज़िक्स में जब भी हम 2 ब्रांचेस डिस्कस कर रहे हो, नंबर 1 ऑप्टिक्स, नंबर 2 करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो सर्किट डायग्राम अगर नहीं है तो आपको मार्क्स किसी सूरत भी पूरे नहीं मिलते। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में भी और इन टॉपिक्स में भी इलेक्ट्रिसिटी को जब आप डील कर रहे होते हैं, यहाँ पर हमने सर्किट डायग्राम बनाना हमारे लिए मस्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चंस इस चैप्टर के। तो इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, और आप चाहें तो शुरू से मार्क कर लें। तो पहला इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, बुक का पेज नंबर है 36, ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एक लॉन्ग क्वेश्चन है, बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल, बिकॉज इसकी जितनी भी आपके पास यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, ये सारी की सारी आप 10th में पढ़ के आते हैं, बिल्कुल एक जितनी डिटेल है। तो ये एक पुराना टॉपिक कंसिडर करते हुए हम बोर्ड के मुताबिक इसको अकॉर्डिंग टू बोर्ड को अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं समझते। दूसरा इसमें है जी पेज 38 पे रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन द टेम्परेचर। तो ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, काफ़ी सारी चीज़ें नई हैं। मैंने इसमें भी एक प्रूफ आपको एक्स्ट्रा कराया। पेज 39 का फॉर्मूला अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R0 ओवर R0T। तो ये इसका मैंने अलग से प्रूफ आपको प्रॉपर करवाया। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इस चीज़ को पेपर में लिखें ताकि इम्पैक्ट अच्छा हो। जितना अच्छा इम्पैक्ट होगा एग्जामिनर पे, मार्क्स मिलने के चांसेस उतने बढ़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट इसमें लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछा जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन ऐसा क्वेश्चन अगर बोर्ड में आए तो कोशिश करें कि ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप कर दें, आप चॉइस पे छोड़ दें, क्योंकि जब थ्योरी वाला क्वेश्चन होता है तो उसमें मार्क्स गेन करना इतना इजी टास्क नहीं है, क्योंकि आपके पास मटेरियल कम है, प्रूफ कम है। ऐसे का लॉन्ग क्वेश्चन है ना, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा फोकस हमारा इसी पर होता है, डायग्राम पे होता है कि अच्छी डायग्राम है, अच्छा प्रूफ है, वेल एंड गुड, नंबर पूरे। लेकिन जब आपने सारा थ्योरी लिखनी है तो वहाँ पर मार्क्स मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो एग्जामिनर कहीं ना कहीं वहाँ पे मार्जिन कर करा के 4 आउट ऑफ 5 या 3 आउट ऑफ 5, 4.5 आउट ऑफ 5, तो कहीं ना कहीं मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस हैं। तो ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट ना करें, लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट ज़रूर है। नेक्स्ट इसमें जो रूल्स हैं किरचॉफ्स के, या फर्स्ट रूल और सेकंड, ये दोनों बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज मैंने बता दिया, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट इसमें एक टॉपिक है जी, हम नेक्स्ट कल के लेक्चर में करेंगे, दैट इज़ पोटेंशियोमीटर।
पोटेंशियोमीटर भी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ अपने जहन में रखिएगा, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो पुरानी स्कीम अब तक चलती आ रही है, तो क्योंकि आपको पता है एक बड़ी अननेचुरल किस्म की सिचुएशन आजकल बनी हुई है ड्यू टू कोरोना वायरस एंड समथिंग लाइक दैट, कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता फ्यूचर के बारे में कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मैं बोर्ड की एग्जैक्ट स्कीम को तो किसी सूरत नहीं कर सकता, लेकिन उसकी प्रेडिक्शन अगर प्रीवियस बेसिस पे करें तो पहले 2 चैप्टर्स का आपस में पेयर है, चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 13। तो इसमें जहन में रखिएगा कि चैप्टर नंबर 12 में लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 12 के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि चैप्टर 12 का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, मतलब थ्योरी पार्ट आता है, और चैप्टर नंबर 13 का न्यूमेरिकल आता है। लेकिन खुदारा ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल बिल्कुल नहीं है। मैं बार बार अपने बच्चों को यही बात समझाता हूँ कि इस चीज़ के पीछे ना लग जाया करें कि फ़लाँ चैप्टर का लॉन्ग है, फ़लाँ चैप्टर का न्यूमेरिकल है। इम्पॉर्टेंस हम ज़रूर बता सकते हैं कि फ़लाँ चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका जो दूसरा पेयर है उसके न्यूमेरिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपने चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल मेरे साथ सॉल्व किए, तकरीबन हर एक में डायग्राम बनी। यहाँ पर चैप्टर 13 में ऐसा नहीं है, इसके न्यूमेरिकल कदरे आसान और बेहतर। और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आप पिछले पेपर्स को अगर आप देखें उठाकर, तो बोर्ड में ज़्यादातर जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 12 चैप्टर का, और जो न्यूमेरिकल पूछा गया ज़्यादातर वो 13 का पूछा गया। तो अपनी तैयारी इसी हिसाब से किया करें कि आप इनको कंपेयर कर सकें। कि मैंने जब आपको पहला लेक्चर पढ़ाया कूलम्स लॉ का, तो उससे पहले एक इंट्रोडक्शन दिया था। इफ़ यू गाइस कैन रिमेंबर, आई एक्सप्लेन्ड इट वेरी क्लियरली ओवर देयर कि आपकी बुक के अंदर टोटल 10 चैप्टर्स हैं, 5 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, 2-2 चैप्टर्स के पेयर हैं, और हर पेयर की इम्पॉर्टेंस और उसके लॉन्ग उसकी थ्योरी मैंने एक्सप्लेन की थी कि आपने किस तरह करना। तो अब अगर आप बात करें कि हमने चैप्टर के कौन से चॉइस में छोड़ सकते हैं, तो पहली बात यह है कि चॉइस में मत छोड़ें, सारे करें। जब आपको अच्छे तरीके से समझाए जा रहे हैं, कॉन्सेप्चुअली एक एक चीज़ पे फोकस किया जा रहा है, देन वाई टू स्किप इट। और चलें, अगर आपकी कोई मजबूरी आपने स्किप करना भी है, तो आप ऐसे चैप्टर्स को कीजिएगा जहाँ पर डिफ़िकल्टीज ज़्यादा हैं, जहाँ पर लेंथ बहुत ज़्यादा है। चैप्टर नंबर 21 बहुत लेंथी चैप्टर है, ठीक है, तो वहाँ पर आप कुछ सोचिए। अगर शुरू के चैप्टर्स की बात करें तो पहले 8 चैप्टर्स में से कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जो मुश्किल हो। सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक का लिंक जुड़ा होगा। अब अगर आप एक टॉपिक स्किप करते हैं तो अगला टॉपिक नहीं समझ आने वाला। लेकिन अगर आपने रेजिस्टेंस का टॉपिक ना पढ़ा होता इस चैप्टर में, तो रेजिस्टिविटी कहाँ से समझ आती, और फिर अगर रेजिस्टेंस ना पढ़ी होती तो ये आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो सकता, इम्पॉसिबल। सो कोशिश करें, एक तो रेगुलर रहें, कि लेक्चर्स नोट करें, ढूंढें। इन केस लेक्चर स्किप हो जाता है तो कांटेक्ट करें, ठीक है। हमने अपना कांटेक्ट नंबर भी आपसे शेयर कर रखा है। उसके बाद आपके पास एक फॉरम है कि आप हमारी वीडियोस के नीचे आप कमेंट करते हैं, और वो कमेंट डायरेक्ट मेरे तक पहुंचता है, जिसके मैंने रिप्लाइज़ आपको अक्सर करता रहता हूँ। हर फ्राइडे, ईच फ्राइडे मैंने आपको रिप्लाइज़ किए उसके। तो आप कोशिश करें कि आप मेरे से कांटेक्ट में रहें, मुझे बताएं, जहाँ कहीं पर मसला होगा हम आपको फिर से गाइड करेंगे, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप वहाँ से टॉपिक छोड़ के बैठ जाएं कि लो जी मेरा तो स्किप हो गया। अब लास्ट टाइम मुझे एक टेक्स्ट आया हुआ था कि हीट स्ट्रोक की वजह से जी मैं मिलिकन ऑयल ड्रॉप का मेथड का जो लेक्चर था वो मैं नहीं ले सका, तो उसका मैं क्या करूँ। तो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप कि अगर स्किप हो गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब आपको अवेलेबल नहीं। आप उसको बुक से देखें, नोट से देखें, और भी इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यूट्यूब वगैरह पे, आप वहाँ से उसको पढ़ने की कोशिश तो करें, कुछ तो करें। आपने याद रखिएगा, कोई नोट्स, कोई बुक, कोई कुछ नहीं इम्पॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, सिवाय इस चीज़ के आपके बोर्ड के मार्क्स के। 85 नंबर का पेपर है, तो आपका मुकाबला ना किसी नोट से, ना किसी बुक से, ना किसी स्टूडेंट से, किसी चीज़ से नहीं है। योर फाइट इज़ ओनली फॉर 85 मार्क्स, जो आपके बोर्ड के पेपर के सेकेंड ईयर के पेपर के मार्क्स हैं। और फिर आप लोगों का सेशन जो कि इतना लकी है कि अगर आपने फर्स्ट ईयर में कुछ भी नहीं पढ़ा तो खुदारा अब पढ़ लें, क्योंकि अब आपको फ़ायदा होने वाला है, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होने वाला है।
क्योंकि अगर आप सिर्फ सेकंड ईयर पे फोकस कर लेते हैं ऑटोमेटिकली आपको डबल हो के मार्क्स मिल रहे हैं फर्स्ट ईयर के भी, तो ये इन अ सेंस आपके लिए बेहतरी है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि ये 1 साल मेहनत कर लें, ऑब्वियसली थिंग्स विल बेटर फॉर यू फॉर द नेक्स्ट टाइम। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन सारी चीज़ों को शायद को थोड़ा बहुत समझ लें, पूरा ना भी समझें तो थोड़ा बहुत समझ लें, सिर्फ ये आखिरी बात को कि आपका मुकाबला किसी और से नहीं है, सिर्फ उन 85 मार्क्स से है जो बोर्ड में आपने फ़िज़िक्स में स्कोर करने हैं। ठीक है, इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट अब हम जो लेक्चर डिस्कस करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर। अल्लाह हाफ़िज़।